Okay, so hello everyone. So in the previous video of the part 2 of this chapter, we completed the types of waves, that is P waves and S wave and the surface wave, that is body and surface waves. So now अब हम पढ़ने वाले हैं propagation of the earthquake waves. क्या? Propagation of the earthquake waves. So different types of earthquake waves travel in different manners. As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks through which they pass. अब मैंने आपको ये तो बताया ही है कि जब वेव्स पास करती हैं तो वो वाइब्रेशन कॉज करती हैं, तभी आपको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, तभी क्या है अर्थक्वेक आता है. तो जो वाइब्रेशंस जो कॉज होती हैं ना, वो वेव्स की वजह से होती हैं, तभी क्या आता है अर्थक्वेक आता है और वो आपको फील होता है. पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स. जो पी वेव्स हैं, अब देखिए पैरेलल और परपेंडिकुलर तो आपको पता होगा, आप बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये कि कोई भी चीज़ पैरेलल मूव करती है तो वो ऐसे मूव करेगी, और कोई भी चीज़ अगर उसके परपेंडिकुलर मूव करेगी तो वो ऐसे करेगी कि वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट. तो आप इतना तो जानते होंगे कि पैरेलल किसको कहते हैं और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं. नहीं जानते तो मैंने समझा दिया. ओके, सो जो हमारी पी वेव्स हैं वो पैरेलल मूव करती हैं. क्या? पी वेव्स move parallel. Move parallel. They vibrate parallel to the direction of the waves. This exert pressure in the material in the direction propagation. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretching and squeezing of the material. अब देखिए जो पी वेव है ना, ये जब ऐसे पैरेलल मूव करती है तो ये जिन भी रॉक्स में से जाएगी ना मूव करके, तो उनमें क्या करेगी, उनको फैला देगी, मतलब स्ट्रेच कर देगी. जब वो ऐसे ऐसे मूव करेगी ना तो वो उनको फैला देगी, स्ट्रेच कर देगी, या फिर उनको स्क्वीज़ कर देगी, मतलब बहुत ज़्यादा उनको स्क्वीज़ कर देगी, कम्पैक्ट कर देगी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ other three waves vibrate perpendicular to the direction of the propagation. The direction of vibrations of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Hence, they create trough and crust in the material through which they pass. Surface waves are also considered to be the most damaging waves. अब ये तो आपने यहीं पे पढ़ लिया था कि जो surface waves होती हैं वो most damaging होती हैं. जो आपकी S waves होती हैं और आपकी other waves और surface waves भी जो होती हैं, वो आपकी क्या मूव करती हैं, वो मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन से. क्या करती हैं? परपेंडिकुलर मूव करती हैं. इसीलिए वो क्या बनाती हैं? ट्रफ एंड क्रस्ट बनाती हैं. अब देखिए ट्रफ एंड क्रस्ट मैं बताती हूँ आपको क्या होता है. देखिए जो आपकी वेव्स मूव करती हैं ना, वो ऐसे मूव करती हैं, राइट. तो ये जो होता है ना आपका, इसको हम बोलते हैं ट्रफ, और ये जो होता है आपका नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रेस्ट. ओके, अंडरस्टूड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन. अब शैडो जोन क्या होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. ये मैंने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिए, और उसमें ये देखिए कि पी वेव्स और एस वेव्स किससे ट्रैवल कर पाती हैं, तभी आपको शैडो जोन जो है वो समझ आएगा. तो earthquake waves get recorded in the seismograph located at far off locations. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called the shadow zone. The study of such different events reveals that each earthquake there exists an altogether different shadow zone. देखिए जो शैडो जोन होता है ना, वो क्या होता है, तो आपका सिस्मोग्राफ होता है. क्या होता है? जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है वो क्या करता है, सिस्मोग्राफ लोकेट करता है आपकी वेव्स को. तो जो कुछ वेव्स होती हैं ना, उनका वो जो है नहीं रिकॉर्ड हो पाती. कभी कभी ऐसी लोकेशंस पे जहाँ वो नहीं रिकॉर्ड हो पाती हैं, वहाँ उसको जब उनकी मतलब जो वेव्स हैं वो जब हम सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आप उनको नहीं मेजर कर पाते वेव्स को. उन वेव्स की इंटेंसिटी वगैरह जो भी आप सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं वो नहीं आ पाता है. तो जब वो नहीं आ पाता ना, तो उसको क्या बोल देते हैं? शैडो जोन बोल देते हैं. जहाँ पे नहीं आता उसको शैडो जोन कहते हैं. ए एंड बी शो द शैडो जोन्स ऑफ पी एंड एस वेव्स. तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसको, आई विल कम टू दिस.
पहले हम पढ़ लेते हैं. It was observed that the seismographs located at any distance between 105 from the epicenter recorded the arrival of both P wave and S wave. अब 105 से ज़्यादा पे both P waves और S waves का रिकॉर्ड हम अराइवल क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. However, the seismographs located beyond 145 from the epicenter, पर जो 145 से ज़्यादा का होता है ना, उसमें सिर्फ किसकी आती है, पी वेव का आता है. और एस वेव का क्या होता है, वो शैडो जोन होता है एस वेव का. thus a zone between 105 and 145 epicenter from the epicenter was identified as the shadow zone for both type of waves. देखिए 105 विद इन द 105 से कम, सॉरी इधर मेरा गलती है, 105 से कम, 105 डिग्री से कम में जो होती है वो दोनों वेव्स, दैट इज़ पी वेव और एस वेव, दोनों का अराइवल हम रिकॉर्ड कर पाते हैं. लेकिन 145 से हम जब ज़्यादा जाते हैं ना, तब सिर्फ पी वेव्स का अराइवल रिकॉर्ड होता है, एस वेव्स का नहीं होता. इसीलिए 105 से लेकर 145 के बीच में ना ये शैडो जोन होता है किसका, बोथ पी एंड एस वेव्स का, दोनों का क्या होता है, ये शैडो जोन होता है. द एंटायर जोन बियॉन्ड 145 डज नॉट रिसीव, और 105 से ज़्यादा पे क्या होता है, बियॉन्ड 145 डज नॉट रिसीव द एस वेव्स. द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन द पी वेव्स. अभी मैं इसको आपको फिगर की मदद से समझाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं. तो द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 and 145 डिग्री अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इज also a little over 40% of the earth's surface. You can draw the shadow zone of any earthquake provided to the location of the epicenter. अब देखिए इसको आप शैडो जोन जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए फिगर से. तो देखिए क्या बोला गया कि जो 105 है, 105 से पहले का एस वेव पी वेव का भी आ रहा है और एस वेव भी आ रही हैं हमारी. ओके, तो पी वेव भी आ रही हैं, एस वेव भी आ रही हैं. लेकिन 145 से ज़्यादा पे जाने पे किसकी अराइवल हो रही है, सिर्फ पी वेव्स की अराइवल हो रही है. और 105 से लेकर 145 के बीच में पी वेव एंड एस वेव दोनों का क्या है, शैडो जोन है. वहीं अगर आप इधर देखेंगे एस वेव का, तो 105 और 105 से पहले तो एस वेव्स आ रही थी, एस अराइव. ओके, 105 से पहले तो आ रही थी, लेकिन 105 के बाद हमने क्या पढ़ा, 105 से लेके 145 तक तो पी और एस वेव दोनों का ही शैडो जोन होता है. और 145 के बाद जो है सिर्फ पी वेव्स अराइव होती हैं, 145 के बाद पी वेव्स अराइव होती हैं, लेकिन एस वेव्स के लिए वो शैडो जोन ही होता है. तो जो एस वेव का शैडो जोन है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. आप इधर देखो, जो पी वेव्स का शैडो जोन है वो इतना ही है, ये पोर्शन ही है जो शेडेड है डार्क से, वो इतना ही है. लेकिन जो एस वेव्स है ना उनका शैडो जोन ये है. इसीलिए बोला गया है कि जो एस वेव्स है ना उनका शैडो जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, पी वेव से. और इट नियरली कवर्स 40% ऑफ अर्थ. पॉइंट टू बी नोटेड है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द मोस्ट कॉमन वन आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक. टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स मैंने आपको बताया, जो प्लेट की मूवमेंट होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं आपकी, उनके मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं. नॉर्मली सारे अर्थक्वेक ज़्यादातर जो आते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आते हैं. तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स का. हाँ, ओके. सो अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक समटाइम रिकग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक. अब देखिए जो वोल्केनो होता है ना, अब वोल्केनो का शेप तो सभी लोग जानते होंगे, कुछ ऐसा होता है, राइट. तो जो इधर मैग्मा प्रेजेंट होता है वो जब ऊपर आता है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है. तो कभी कभी क्या होता है ना, जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी ना जब इधर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है कोई,
तो उसकी वजह से भी ना, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी कभी कभी जो है अर्थक्वेक होता है ना, वो हमें फील करने को मिल जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ in the areas of intense mining activity, sometimes the roof of the underground mines collapse, causing minor tremors. These are called collapse earthquake. अब देखिए, जो माइनिंग एक्टिविटी होती है हमारी, तो माइनिंग में क्या होता है, बहुत डीप तक हम लोग क्या करते हैं, वो खोदते हैं, राइट। तो उसमें होता क्या है कि जो कभी कभी, मैं आपको फिगर की मदद से देखिए, जैसे ये है ना, ये हमारा ग्राउंड है। अब लोग वो माइनिंग करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो होती है रूफ़ होती है ना, ये क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है ऐसे। तो इससे तो वहाँ पे जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। इसलिए माइनिंग को एक बहुत डेंजरस काम बोला गया है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, बट ऑल्सो बिकॉज कि माइनिंग की वजह से ना क्या होता है कि अंदर ना बहुत सारी गैसेस होती हैं जो निकलती हैं, तो इससे ना बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स भी होते हैं जो वर्कर्स को हो जाते हैं। इसीलिए ना, जब ये अर्थ ये जो इसका पार्ट है, क्या इसको सीलिंग बोलते हैं, ये जब कोलैप्स कर जाएगी ना, तो जब बहुत ज़्यादा एक साथ चीज़ें आ जाएंगी, तो उसकी वजह से भी थोड़े बहुत से है ना वाइब्रेशंस कॉज होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक्स, राइट। दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज ग्राउंड शेकिंग में अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ सब केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। अब देखिए क्या होता है कि जब आप दिवाली वगैरह पे पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखे तो भाई उनका तो बहुत कम इंटेंसिटी होती है। अब जब कोई केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइसेस का एक्सप्लोजन होगा, या न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, आपने देखा होगा कि जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट, तो उसमें आपको पता है हुआ क्या था एक्चुअली में। एक यूट्यूब पर वीडियो है, आप लोग उसको देखिएगा जाकर, कि मतलब इन जस्ट सेकेंड जैसे ही वो बॉम्ब गिरा ना, वहाँ की लाइफ ख़त्म हो गई। वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन, कोई भी अगर मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एटॉमिक चीज़ गिरेगी ना, तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा ना, दैट यू कैनॉट इवन इमेजिन इट। आप वो वीडियो देखना, आप सर्च करना, और आई थिंक 30 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स की वो वीडियो है, तो उसको आप देखना, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होते क्या हैं। सो एंड लास्ट वन इज़ the earthquakes that occur in the areas of large reservoirs are referred to as reservoir induced earthquake. अब reservoirs क्या होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज वगैरह होती है इसमें, तो इसमें भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जो उसमें भी इंड्यूस्ड earthquakes आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस नाउ। अब हम देखेंगे मेजरिंग earthquakes की हम किस किस चीज़ों से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। द मैग्नीट्यूड स्केल इज़ नोन एज द रिचर स्केल। तो मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसको हम रिचर स्केल बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको मेजर कौन करता है, आपकी रिचर स्केल मेजर करती है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर्स, दैट इज़ 0 to 100। अब ये स्केल जो है इसका रेंज होता है 0 to 100 का। ओके, नाउ द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्सली, एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। तो मर्सली जो थे वो एक सिस्मोलॉजिस्ट थे इटालियन, तो उनके नाम पे जो है वो इंटेंसिटी वाली स्केल, जो इंटेंसिटी स्केल टेक्स इन अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। इंटेंसिटी से हम क्या नापते हैं कि जो उस अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हुआ है, हम उसको मेजर करते हैं। रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल इज़ 1 to 12। अब देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जो मैग्नीट्यूड स्केल है उसको आप रिचर स्केल बोलते हैं, राइट, और जो इंटेंसिटी स्केल है उसको आप मर्सली स्केल बोलते हैं, मर्सली। तो मर्सली के लास्ट में आई आता है, राइट, तो उसको आप आई से कर लीजिए याद, और एम से तो आर हो जाएगा। डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल हैज़ार्ड, ये सब हम लोग जानते हैं, और
मोस्ट कॉमनली अकर्ड फिनोमेना है ये, तो जो कि न्यूज़ में आता ही रहता है। तो इससे क्या क्या हो सकता है मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, इससे हमारी ग्राउंड शेकिंग होती है, ये सब लोग जानते हैं। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट होती है, मतलब डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लैंड एंड मड स्लाइड्स होती हैं। अब इससे क्या होगा कि अब वो वाइब्रेशन कॉज करेगा। अब देखिए, जैसे ये आपका माउंटेन है, ठीक है। अब उसमें अगर अर्थक्वेक की वजह से वाइब्रेशन आएगा तो इधर जो कुछ लैंड होगी उसकी टूटी फूटी सी या स्नो होगी, वो क्या करेगी, स्लाइड करने लगेगी धीरे धीरे, राइट। उसी को कहते हैं क्या, मड एंड लैंड स्लाइड्स। ओके। सॉइल लिक्विफैक्शन का मतलब मुझे भी नहीं पता है, पर इसका कॉमनली क्या होता है कि जो सॉइल है ना, सॉइल का भी वो मोस्ट कॉमनली इट इज़ ऑल्सो सेम एज मड स्लाइड्स। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मड स्लाइड्स की तरह ही होता है ये भी। ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर्स, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सुनामी। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो द फर्स्ट 6 लिस्टेड अबव आर सम बियरिंग्स अपॉन लैंडफॉर्म। तो ये जो पहले 6 हैं ना, ये समवॉट रिलेटेड टू क्या है, लैंडफॉर्म्स हैं। while others may be considered at the effects causing intermediate concern to life and properties of the people in the regions। बाकी जो है ना, जिनको आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। So the effect of tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below the oceanic water and the magnitude is sufficiently high। अब देखिए, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या बोला गया है कि द इफेक्ट ऑफ सुनामी would occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic waves। अब देखिए, इसको आप समझिए। मानिए ये आपका ओशन सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, ओशन सरफेस है। अब जो सुनामी आएगी ना, वो कैसे आएगी, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी आएगी वो कैसे आएगी, जब आपका, मैंने आपको एपिसेंटर पढ़ा रखा है, जब उसका एपिसेंटर जो है वो किसके बिलो होगा, ओशनिक वाटर के बिलो होगा। मतलब अगर यहाँ पर आपका एपिसेंटर होगा, ठीक है, एपिसेंटर मैंने आपको पढ़ाया था किसके होता है, अगर ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका हाइपोसेंटर है और उसके डायरेक्टली अबव होता है आपका एपिसेंटर। तो इसमें बोला गया है कि सुनामी, जो अर्थक्वेक है वो सुनामी कैसे कॉज करेगा, जब इसका एपिसेंटर जो है ना ये ओशनिक वेव्स के नीचे होगा। अब नीचे होगा तभी तो ये जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे वेव्स जाएंगी यहाँ से, तभी ना सुनामी आएगी, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वो सुनामी को क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड। सो द सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इटसेल्फ। तो इससे जो वेव्स निकलती हैं, एनर्जी निकलती है, ये वेव्स जनरेट करती हैं। तो सुनामी जो है ना, वो वेव ही होती है एक तरह की, वो अर्थक्वेक नहीं होता है। दो द एक्चुअल क्वेक activity lasts for a few seconds, its effects are devastating provided the magnitude of the Richter if the quake is more than 5 on Richter scale। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो more than 5 होना चाहिए, तभी आपकी सुनामी जो है वो आ सकती है। ओके, सो आई होप you would have understood till here। So in the next part we will be continuing the chapter। If you would have understood till now, then please like, share and subscribe the channel। Thank you।